अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की, और ये क्लास 10 उर्दू वालों के लिए है मॉडल पेपर कि पेपर यहीं से आएगा। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा भी किया था कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आप सबके लिए मैं 5 मॉडल पेपर लेकर आऊँगी। तो 2 मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हमारा ये तीसरा मॉडल पेपर है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अलिफ की। और हिस्सा अलिफ जो है, इसमें आपको एक हिदायत दी जाएगी कि सवाल नंबर 1 से 20 तक के सभी सवालात मुतबादिल किस्म के हैं। मुतबादिल किस्म से मुराद है कि मारूजी सवालात होंगे, जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। मुंदरजा झेल सवालात में से हर एक के 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होंगे। इनमें से सही मुतबादिल को चुनें और OMR शीट में लिखें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें सिर्फ कॉपी नहीं मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ एक OMR शीट भी मिलेगी जिसको हमको फिल करना होगा। और ये 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें 20 नंबरों के लिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी करिएगा। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, इसको आप मेरे साथ करिएगा, क्योंकि मैं आपको इतना टाइम भी दूंगी कि आप इसका सही जवाब बता सकें। तो आप लास्ट में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा जा सकता है कि एहतिशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैजाबाद, ऑप्शन नंबर बी है आजमगढ़, ऑप्शन नंबर सी है अलीगढ़, ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। एहतिशाम हुसैन, जिनका पूरा नाम सैयद एहतिशाम हुसैन रिजवी है, तो ये फैजाबाद में नहीं पैदा हुए थे, ना ही अलीगढ़ में, ना ही इलाहाबाद में। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पर पैदा हुए थे? आजमगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये खास आजमगढ़ में नहीं पैदा हुए थे। सैयद एहतिशाम हुसैन जो थे, ये आजमगढ़ के एक गांव में पैदा हुए थे, और इनके गांव का क्या नाम है? तो वो नाम है माहुल। क्या नाम है? इनके गांव का नाम माहुल है। और ये कब पैदा हुए थे, साथ के साथ ये भी जानते हैं। तो एहतिशाम हुसैन रिजवी जो हैं, ये पैदा हुए थे 1912 ईस्वी में। इसके बाद फिर हम अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें है कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है असगर, ऑप्शन नंबर बी है हसरत, ऑप्शन नंबर सी है इकबाल, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो ये जो बहुत सारे हाई स्कूल की अगर बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारे शोरा कराम हैं, जिनकी बहुत सारे अशआर हैं, बहुत सारी शायरियाँ हैं। तो हम सबको तो याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ट्रिक के जरिए हमने आपको बताया है कि आप देखकर फौरन से पहचान सकते हैं कि इसको किस शायर ने लिखा है। शायर के नाम से और उस आखिर के अल्फाज को हमने रिलेट करके याद किया है। जैसे अगर इस शेर को आप देखेंगे तो आप सबसे लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर क्या है? कहाँ, असर कहाँ। तो असगर गोंडवी उस शायर को उन्होंने लिखा होगा जिस शेर के लास्ट में हमको को मैं नजर आएगा। क्या आएगा? को मैं। तो यहाँ पर को मैं नहीं बल्कि कहाँ है, तो इसको असगर गोंडवी ने नहीं लिखा। इसके बाद हसरत मुहानी जो है, इनके हर शेर के लास्ट में आपको तमाम दिखेगा। क्या दिखेगा? तमाम। जैसे चलन तमाम, चमन तमाम, अंजुमन तमाम।
تو ایسے اگر الفاظ آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کو حضرت موہانی نے لکھا، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہم حضرت موہانی کو بھی کٹ کر دیں گے۔ پھر تیسرا ہے اقبال، تو اقبال نام آئے گا جس شعر کے لاسٹ میں ہم کو اور بھی ہیں دکھے گا۔ کیا دکھے گا؟ اور بھی ہیں، تب ہم کہیں گے کہ اس کو علامہ اقبال نے لکھا ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہے تو سی بھی کٹ جائے گا۔ پھر بچا کیا؟ ڈی، تو اب یہی صحیح ہوگا۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس شعر کے لاسٹ میں آپ کو کہاں دکھے گا تو آپ بتائیے گا کہ اس کو الطاف حسین حالی نے لکھا، تو آپشن نمبر ڈی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں اگلے سوال پر۔ سوال نمبر تیسرا ہے کہ جستجو کے کیا معنی ہیں؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے چھوڑنا، آپشن نمبر بی ہے تلاش، آپشن نمبر سی ہے خوشی، آپشن نمبر ڈی ہے ٹوٹا پھوٹا۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ جستجو کے کیا معنی ہیں؟ چھوڑنا بالکل نہیں، جستجو کرنا یعنی کہ تلاش کرنا، تو آپشن نمبر آپ کا بی کریکٹ ہو جائے گا۔ خوشی تو مسرت کو بولتے ہیں۔ ٹوٹا پھوٹا یہ کیا ہے؟ یہ ریختہ کو ٹوٹا پھوٹا، جو اردو زبان ہم جس کو بولتے ہیں اس کا پہلے کا نام کیا ہے؟ ریختہ، تو اس کو ریختہ کہتے تھے۔ ریختہ کے معنی ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹا، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 4۔ اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک نظم کا نام ہے مشرق و مغرب کا شاعر کون ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے اکبر الہ آبادی، آپشن نمبر بی ہے اقبال، آپشن نمبر سی ہے سردار جعفری، آپشن نمبر ڈی ہے چکبست۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ مشرق و مغرب یہ ایک نظم ہے، تو اس کو کس نے لکھا؟ اکبر الہ آبادی کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے ایک نظم لکھا ہے جس کا نام ہے کیا ہے؟ نئی تہذیب۔ کیا نام ہے؟ نئی تہذیب۔ اس کے بعد پھر یہ دوسرا نام کیا ہے؟ اقبال۔ تو علامہ اقبال نے کون سی نظم لکھی ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے رام۔ کون سی نظم؟ رام نظم لکھا ہے۔ سردار جعفری، علی سردار جعفری جن کا پورا نام، ہاں بالکل انہوں نے ہی تو مشرق و مغرب نظم کو لکھا ہے، یعنی آپشن نمبر سی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ چکبست، تو چکبست نے کیا لکھا ہے؟ چکبست نے لکھا ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں، کشمیر۔ کون سی نظم؟ کشمیر ایک نظم ہے جس کو لکھنے والے پنڈت برج نارائن چکبست ہیں۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں اگلے سوال پر۔ سوال نمبر 5۔ اس میں ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی، درجہ بالا شعر میں کون سی صنعت پائی گئی ہے؟ آپ کو پہچاننا ہے اس شعر کو دیکھ کر کہ اس میں کون سی صنعت پائی گئی ہے۔ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ آپشن نمبر اے ہے تشبیہ، آپشن نمبر بی ہے حسن تعلل، آپشن نمبر سی ہے تلمیح، آپشن نمبر ڈی ہے تجنیس۔ تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ تو اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ جو سپاہ خدا یعنی خدا کے سپاہی سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو کربلا کے میدان میں 3 رات کے پیاسے تھے، تو ان کی پیاس کی شدت کی وجہ سے جو ساحل تھا، جو سمندر کا کنارہ تھا، اس کی جو موجیں اٹھ رہی تھی، یوں کر کے جو موجیں اٹھ رہی تھی، تو شاعر نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ یہ موجیں اٹھ نہیں رہی تھی بلکہ یہ اپنا سر پٹک رہی تھی۔ تو اس شعر کے حسن کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے شاعر نے ایسی چیزیں بیان کی ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ پہلے بھی ہوتی تھی، یہ آج بھی ہوتی ہیں، لہریں اٹھتی رہتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ اپنا سر پٹک رہی ہیں۔ تو اس شعر میں کون سی صنعت پائی گئی ہے؟ اب میں نے آپ کو اتنا خلاصہ بتا دیا تو آپ پہچان گئے ہوں گے کہ اس شعر میں صنعت جو ہے حسن تعلل پائی گئی ہے۔ آپشن نمبر بی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کے پاس ایسے کچھ الفاظ ہیں جیسے ساسی سے، طرح، مانند، ایسے الفاظ آئیں گے کسی بھی شعر میں، تو آپ پہچان جائیے گا کہ اس میں تشبیہ، صنعت تشبیہ پائی گئی ہے۔ تو یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، تو آپشن نمبر اے کٹ جائے گا۔ اس کے بعد اب ہم تلمیح کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ تلمیح کیا ہوتا ہے؟ تلمیح میں کوئی پرانی تاریخی واقعہ یا پھر کوئی ایسی قرآن و حدیث کی طرف کوئی اشارہ کرے، ایسا شعر ہو، ایسا کلام ہو، تب ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا کیا ہے؟ اس میں صنعت تلمیح پائی گئی ہے۔ جیسے ایک شعر ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو اس میں صنعت تلمیح پائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صنعت استعارہ بھی پایا گیا ہے، اس میں 2 صنعت پائی گئی ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شعر میں 2 صنعت پائی جائیں۔
اس کے بعد پھر اگلا کیا ہے تو تلمیح نہیں ہوگا. تجنیس. تجنیس کہتے ہیں جس شعر میں کوئی دو الفاظ یا پھر لکھے سیم جائیں یا پھر پڑھے سیم جائیں لیکن ان کے جو معنی ہوں وہ الگ الگ ہوں, تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ صنعت تجنیس پائی گئی ہے. جیسے ایک شعر ہے کہ گلے سے ملتے ہی, کیا ہے, گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے ہم. یہ گلے, یہ پہلا جو ہے یہ گلے پڑھا جائے گا, دوسرا جو ہے گلے پڑھا جائے گا. یہاں پر زبر لگا ہے اور یہاں پر زیر لگا ہے, تو گلے اور گلے یہ لکھا تو سیم گیا ہے لیکن ان کے معنی الگ الگ ہیں, مختلف ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس میں کون سی صنعت پائی گئی ہے, صنعت تجنیس پائی گئی ہے. شعر کیا ہے کہ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے ہم, وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا. اس کے بعد پھر آتے ہیں اگلے کوشچن پر. کوشچن نمبر 6. اس میں پوچھا گیا ہے کہ مرثیہ کے لغوی معنی کیا ہیں. آپ کے پاس 4 آپشن ہیں. آپشن نمبر اے ہے عورتوں سے باتیں کرنا. آپشن نمبر بی ہے رونا ماتم کرنا. آپشن نمبر سی ہے ارادہ کرنا. آپشن نمبر ڈی ہے خود سے باتیں کرنا. تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا. مرثیہ جو ہے یہ عربی زبان رسا سے بنا ہوا ہے. کس سے بنا ہوا ہے؟ رسا. اور اسی رسا کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں, اب آپ بتائیے. تو عورتوں سے باتیں کرنا یہ تو غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں, یہ مرثیہ کے نہیں. مرثیہ کے لغوی معنی جو رسا سے بنا ہوا ہے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں رونا یا پھر ماتم کرنا. تو آپشن نمبر بی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. ارادہ کرنا تو قصیدہ کے جو الفاظ ہے قصد, قصیدہ کس سے بنا ہوا ہے, قصیدہ ہمارا قصد سے بنا ہوا ہے اور اس قصد کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا. تو ہم کیا کہیں گے کہ قصیدہ کے لغوی معنی ارادہ کرنا ہوتا ہے. تو آپشن نمبر سی بھی کٹ جائے گا. خود سے باتیں کرنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 7واں ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا. آپ کے پاس 4 آپشن ہیں. آپشن نمبر اے ہے 1803. آپشن نمبر بی ہے 1700. آپشن نمبر سی ہے 1800. آپشن نمبر ڈی ہے 1802. تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے. تو جو فورٹ ولیم کالج ہے یہ 1803 میں نہیں قائم ہوا, نہ ہی 1700 میں قائم ہوا, بلکہ یہ تو سن 1800 عیسوی میں قائم ہوا. یعنی آپشن نمبر سی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. اب بات یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کہاں قائم ہوا, کیونکہ یہ بھی سوال کافی امپورٹنٹ ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا. تو یہ سن 1800 عیسوی میں کلکتہ میں قائم ہوا. کہاں پہ قائم ہوا؟ تو یہ کلکتہ میں قائم ہوا. اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں. کوشچن نمبر 8. اس میں پوچھا گیا ہے کہ پطرس بخاری کا اصل نام کیا ہے. آپ کے پاس 4 آپشن ہیں. آپشن نمبر اے ہے فضل الحسن. آپشن نمبر بی ہے شوکت علی. آپشن نمبر سی ہے رگھوپتی سہائے. آپشن نمبر ڈی ہے احمد شاہ. تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے. پطرس بخاری ان کا پورا نام یا اصل نام کیا ہے؟ تو فضل الحسن یہ نام کس کا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ سید فضل الحسن. یہ نام تو حسرت موہانی کا ہے. کس کا ہے؟ حسرت موہانی کا ہے. تو آپشن نمبر اے آپ کا کٹ جائے گا. پھر بات کرتے ہیں آپشن نمبر بی. تو شوکت علی ان کا پورا نام شوکت علی خاں ہے, جو کہ نام کس کا ہے؟ فانی بدایونی کا ہے. کس کا ہے؟ فانی بدایونی کا ہے. تو آپشن نمبر بی بھی کٹ جائے گا. اس کے بعد پھر آتا ہے تیسرا رگھوپتی سہائے. تو رگھوپتی سہائے جو ہے یہ نام ہے فراق گورکھپوری کا. کس کا؟ فراق گورکھپوری کا اصل نام یا پورا نام ہے رگھوپتی سہائے. تو آپشن نمبر سی بھی کٹ جائے گا. اس کے بعد پھر آتا ہے احمد شاہ. تو پطرس بخاری کا اصل نام یا پورا نام احمد شاہ بخاری تھا. تو آپشن نمبر ڈی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آتے ہیں اگلے کوشچن پر. کوشچن نمبر 9. اس میں پوچھا گیا ہے کہ رام کا تعلق کس صنف سے ہے. آپ کے پاس 4 آپشن ہیں. آپشن نمبر اے ہے افسانہ. آپشن نمبر بی ہے ناول. آپشن نمبر سی ہے انشائیہ. آپشن نمبر ڈی ہے نظم. تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے. رام یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ کون سی صنف ہے؟ تو یہ افسانہ نہیں ہے, نہ ہی یہ ناول ہے, اور نہ ہی انشائیہ ہے. رام جو ہے یہ کس کا تعلق کس سے؟ تو یہ ایک نظم ہے, اور یہ نظم جو ہے یعنی آپشن نمبر ڈی آپ کا تو کریکٹ ہو جائے گا. لیکن رام نظم اس کو لکھا کس نے ہے؟ تو یہ بھی ہم کو پتا ہے. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ اقبال ہیں. کون ہے؟ علامہ اقبال نے لکھا ہے رام نظم کو. تو رام کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ یہ ایک نظم ہے. تو آپشن نمبر ڈی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر. کوشچن نمبر 10.
اس میں پوچھا گیا ہے کہ ارمغان حجاز کس کا شعری مجموعہ ہے. آپ کے پاس 4 آپشن ہے. آپشن نمبر اے ہے فیض, آپشن نمبر بی ہے اقبال, آپشن نمبر سی ہے میر امن, آپشن نمبر ڈی ہے جوش. تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے. تو فیض, یہ فیض احمد فیض کی نہیں ہے. یہ تو کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ تو علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے, یعنی آپشن نمبر بی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. میر امن کا نہیں ہے, نہ ہی جوش ملیح آبادی کا ہے. ارمغان حجاز, تو ان کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ جو علامہ اقبال ہیں انہوں نے ٹوٹل 4 شعری مجموعے لکھے. کتنے؟ 4 شعری مجموعے لکھے, جن کے پہلا نام اگر میں بات کروں تو ان کے پہلا جو شعری مجموعہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بانگے درا. آپ کو چاروں نام پتا ہونا چاہیے. کیا نام ہے؟ بانگے درا. دوسرا شعری مجموعہ ان کا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ بال جبریل. کیا نام ہے؟ بال جبریل. اس کے بعد آتا ہے تیسرا, جو تیسرا شعری مجموعہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ضرب کلیم. کیا نام ہے؟ ضرب کلیم. تو یہ ان کے 3 شعری مجموعے ہیں, اور چوتھا تو آپ سے پوچھا گیا تھا, اور چوتھا کیا ہے؟ ارمغان حجاز. تو ان کے علامہ اقبال کے ٹوٹل 4 شعری مجموعے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں اگلے کوشچن پر. کوشچن نمبر 11واں, اس میں پوچھا گیا ہے کہ شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہے. آپشن نمبر اے ہے میر انیس, آپشن نمبر بی ہے کرشن چندر, آپشن نمبر سی ہے جوش ملیح آبادی, آپشن نمبر ڈی ہے میر تقی میر. تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ شاعر انقلاب, یہ میر انیس کو نہیں کہا جاتا. کرشن چند, ان کو تو شہنشاہ افسانہ کہا جاتا ہے, تو ان کو بھی نہیں کہا جاتا. جوش ملیح آبادی, ہاں بالکل جوش ملیح آبادی کو ہی شاعر انقلاب کہا جاتا ہے. تو آپشن نمبر سی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. شاعر انقلاب یا پھر شاعر شباب, دونوں نام سے جانے جاتے ہیں. شاعر شباب, شاعر انقلاب یا پھر شاعر شباب کے نام سے جوش ملیح آبادی کو جانا جاتا ہے. اس کے بعد اب ہم میر تقی میر کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے. تو ان کو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے. یہ شہنشاہ افسانہ ہوئے کرشن چند, اور شہنشاہ غزل ہوئے میر تقی میر. اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں. کوشچن نمبر 12واں, اس میں پوچھا گیا ہے کہ تنقیدی اشارے کس کی تصنیف ہے, یعنی اس کو کس نے لکھا؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہے. آپشن نمبر اے ہے احتشام حسین, آپشن نمبر بی ہے آل احمد سرور, آپشن نمبر سی ہے فیض احمد فیض, آپشن نمبر ڈی ہے راجندر سنگھ بیدی. تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ تنقیدی اشارے, اگر یہیں پر لفظ لگا ہوتا تنقیدی جائزے, کیا لگا ہوتا؟ تنقیدی جائزے, تو بالکل جو آپشن ہے وہ چینج ہو جاتا. تنقیدی جائزے یہ لکھنے والے ہیں احتشام حسین, لیکن یہاں پر ہم سے تنقیدی اشارے پوچھا گیا ہے, تو یہ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ تنقیدی اشارے, اس کو لکھنے والے آل احمد سرور ہیں, یعنی آپشن نمبر بی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. فیض احمد فیض نہیں ہے, نہ ہی راجندر سنگھ بیدی ہیں, اور احتشام حسین نے تو تنقیدی جائزے لکھا ہے, تنقیدی اشارے نہیں لکھا ہے. اس کے بعد پھر ہم اگلے کوشچن پر آتے ہیں. کوشچن نمبر 13واں, اس میں پوچھا گیا ہے کہ تشبیب کس صنف سخن کا جز ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہے. آپشن نمبر اے ہے قصیدہ, آپشن نمبر بی ہے مرثیہ, آپشن نمبر سی ہے مثنوی, آپشن نمبر ڈی ہے رباعی. تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ تشبیب, تشبیب یہ کس صنف سخن کا جز ہے؟ تو یہ تشبیب جو ہے اسی تشبیب سے غزل نکلا ہے. غزل کی جو آمد ہے, شروعات ہے, وہ کہاں سے ہوئی؟ اسی تشبیب سے ہوئی. اور یہ تشبیب جو ہے یہ کس صنف سخن کا جز ہے؟ تو یہ قصیدہ کا جز ہے, یعنی آپشن نمبر اے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. تو مرثیہ بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ ہم کو تو مل گیا پہلا آپشن. مثنوی بھی نہیں ہے, نہ ہی رباعی ہے. اس کے بعد پھر آتے ہیں اگلے کوشچن پر. کوشچن نمبر 14واں, اس میں پوچھا گیا ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ آپ کے پاس 4 آپشن ہے. آپشن نمبر اے ہے علی گڑھ, آپشن نمبر بی ہے کلکتہ, آپشن نمبر سی ہے اعظم گڑھ, آپشن نمبر ڈی ہے لکھنؤ. تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے؟ انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو پہلا اجلاس ہے یہ علی گڑھ میں نہیں ہوا, نہ ہی کلکتہ میں ہوا, نہ ہی اعظم گڑھ میں ہوا. اس کا پہلا اجلاس جو ہے یہ لکھنؤ میں ہوا. تو آپشن نمبر ڈی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا. اور یہ کب ہوا؟ اگر سن پوچھا جائے تو سن آپ بتائیے 1943
1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1936 ईस्वी में हुआ। और इसके सदारत किसने की? तो इसकी सदारत करने वाले थे मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। इसमें पूछा गया है दयाशंकर नसीम किस सनफे सुखन के शायर हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसनवी, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, ऑप्शन नंबर डी है नज्म जदीद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? दयाशंकर नसीम, इनकी तसनीफ की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है गुलजारे नसीम। काफी मशहूर हैं इसी की वजह से, गुलजारे नसीम की वजह से। और ये क्या है? तो ये एक मसनवी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मरसिया नहीं है, ना ही कसीदा है और ना ही नज्म जदीद है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16वां। इसमें पूछा गया है कि मीर तकी मीर की वफात किस शहर में हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है अकबराबाद, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है अजीमाबाद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? मीर तकी मीर, अगर इनकी पैदाइश की मैं बात करूं तो ये दिल्ली में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? ये दिल्ली में पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे? तो ये 1723 ईस्वी में पैदा हुए थे। लेकिन यहां हमसे क्या पूछा गया है कि वफात किस शहर में हुई? आपको उस शहर का नाम बताना है। तो ये दिल्ली में पैदा तो जरूर हुए थे, लेकिन इनकी वफात दिल्ली में नहीं हुई थी। ये दिल्ली को छोड़कर ये आ गए थे उस शहर में जहां इनकी वफात हुई है। तो अकबराबाद में भी नहीं हुई है, बल्कि इनकी वफात जो है वो लखनऊ में हुई है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मीर तकी मीर हैं, इनकी वफात कब हुई? तो इनकी वफात हुई थी सन 1810 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। ये काफी बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैदा तो दिल्ली में हुए थे लेकिन इनकी वफात लखनऊ में हुई थी। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 17वां। इसमें पूछा गया है मदो जज्र इस्लाम किसकी तसनीफ है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गालिब, ऑप्शन नंबर बी है हाली, ऑप्शन नंबर सी है दर्द, ऑप्शन नंबर डी है फैज अहमद फैज। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? मदो जज्र इस्लाम ये किसने लिखा है? तो इसको गालिब ने नहीं लिखा, बल्कि गालिब के जो शागिर्द थे उन्होंने लिखा। तो अब आप बताइए कि किसने लिखा होगा? दर्द ने नहीं लिखा, ख्वाजा मीर दर्द इनका पूरा नाम है, फैज ने नहीं लिखा जिनका पूरा नाम फैज अहमद फैज है। मदो जज्र इस्लाम जो है ये तसनीफ की है हाली ने। और इसका अगर मैं दूसरा नाम आपको बताऊं तो आप पहचान जाएंगे कि इसको किसने लिखा होगा। मदो जज्र इस्लाम जो है इसका दूसरा नाम है मुसद्दस हाली। क्या नाम है? मुसद्दस हाली। तो यहाँ पर हाली लगा हुआ है तो आप इससे भी पहचान जाते। तो आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि मुसद्दस हाली किसने लिखा, बल्कि यही पूछा जाएगा मदो जज्र इस्लाम किसकी तसनीफ है, क्योंकि मुसद्दस हाली का ही दूसरा नाम है मदो जज्र इस्लाम, जिसको हाली ने लिखा। और हाली का पूरा नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन हाली। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18वां। इसमें पूछा गया है कि मुहावरा, एक मुहावरा दिया गया है सब्ज बाग दिखाना। आपके पूछा गया है कि सब्ज बाग दिखाना के क्या माने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है वादा करना, ऑप्शन नंबर बी है भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी है धोखा देना, ऑप्शन नंबर डी है झूठ बोलना। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? सब्ज बाग दिखाना तो वादा करना नहीं होगा, भाग जाना ये तो 9 2 11 होना के माने होता है भाग जाना। सब्ज बाग दिखाना यानी कि धोखा देना या फिर लालच देना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, झूठ बोलना नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है मिर्जा गालिब की पैदाइश का सन क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1869, ऑप्शन नंबर बी है 1797, ऑप्शन नंबर सी है 1880, ऑप्शन नंबर डी है 1877। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो मिर्जा गालिब, जिनका पूरा नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। तो इनकी वफात की अगर मैं बात करूं तो वफात हुई थी 1869 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट जाएगा। अब जब 1869 में इनकी वफात, इनका इंतकाल हुआ था, तो 1880 तो इसका कोई काम ही नहीं, क्योंकि इनकी वफात तो 1869 में हो गया। 1880 की यहाँ बात हो रही है तो ये गलत है, पैदाइश की बात है। तो पैदाइश कब हुई? तो ये पैदा हुए थे 1797 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
1877 भी नहीं होगा। 1877 में कौन पैदा हुए थे? तो ये भी एक शायर पैदा हुए थे जिनको क्या कहा जाता है? जिनको मशरिक के शायर, शायर मशरिक कहा जाता है। और वो कौन है? तो वो नाम है अल्लामा इकबाल का। ये पैदा हुए थे 1877 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है कि उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गजल, ऑप्शन नंबर बी है कसीदा, ऑप्शन नंबर सी है मसनवी, ऑप्शन नंबर डी है नज्म। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? उर्दू की सबसे मकबूल सिनफ की अगर मैं बात करूं तो वो है गजल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कसीदा नहीं है, मसनवी भी नहीं है, ना ही नज्म है। तो इस तरह आपके टोटल 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। इससे हमको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन आपके और ज्यादा टफ करना है या इजी करना है, कैसे करना है, कितना आप सही कर पाते हैं। आई होप आपको ये चीजें पसंद आ रही हों। अगर पसंद आ रही हों तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद अब हम आते हैं अपने हिस्सा बा पर। अभी तक हम लोगों ने हिस्सा अलिफ को सॉल्व कर लिया 20 नंबरों के लिए। अब हम बात करते हैं हिस्सा बा की। हिस्सा बा में एक हिदायत दी गई है कि मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर तरीन जवाब लिखिए। मुख्तसर तरीन से मुराद क्या है? ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और यहाँ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे 3 पूछे जाएंगे, तो एक जब आप सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह जो हिस्सा अलिफ का, हिस्सा बा का जो पहला क्वेश्चन है यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर पहला है कि फैज अहमद फैज का कोई एक शेर लिखिए। तो आप जितने शायर आपके सिलेबस में बताए गए हैं उन सब के एक एक शेर को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे शेर भी पूछा जाता है। कभी आपको चूज करना होता है, ये बताना होता है कि इसको किस शायर ने लिखा, और कभी कभी शायर का नाम दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इनकी कोई एक शेर लिखिए। तो ये शेर व शायरी में ऐसे सवालात आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जवाब डालिएगा और लिखिएगा कि कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। इसके बाद फिर सवाल नंबर बा है, यानी दूसरा है कि मुसव्विरे गम किसे कहा जाता है? मुसव्विरे गम के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप जवाब में लिखिएगा कि अल्लामा राशिदुल खैरी को मुसव्विरे गम कहा जाता है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर ता। इसमें पूछा गया है कि मिसालों के साथ सनअत तजाद की तारीफ लिखिए, यानी सनअत तजाद की आपको डिफिनेशन बताना है और एग्जाम्पल भी देना है। तो आप हेडिंग डालिएगा सनअत तजाद, और इसके अंदर लिखिएगा कि जब शायर अपने किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो माने के एतबार से एक दूसरे की जिद हो यानी कि अपोजिट हो, उल्टा हो, तो उसे सनअत तजाद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इस शेर में आप देखेंगे दिन और रात 2 अल्फाज ऐसे आए हैं जो कि एक दूसरे के जिद हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी वजह से हम कहेंगे कि इस शेर में सनअत तजाद पाई गई है। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा। इसमें हिदायत दी गई है कि मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब से मुराद है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? ये शॉर्ट टाइप। इससे पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन का जब आप जवाब लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह टोटल आपके इस हिस्से से 20 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर पहला है कि गजल से आप क्या समझते हैं? तहरीर कीजिए। तो आपको गजल की पूरी डिफिनेशन बताना है 5 नंबरों के लिए। तो आप जवाब डालिए और हेडिंग डालिएगा गजल, और इस गजल के अंदर लिखिएगा कि गजल अरबी जबान का लफ्ज है
लुगत में इसके माने हैं औरतों की बातें करना या फिर औरतों से बातें करना। इससे मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर गजल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे गजल में और तरह के मज़ामीन भी दाखिल होते गए, और तरह के टॉपिक भी इसमें शामिल होते गए, और आज ये कहा जा सकता है कि गजल में तकरीबन हर तरह की बातें बयान हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि गजल आज भी उर्दू की सबसे ज्यादा मकबूल सिर्फ़े सुखन है। इसके बाद मिसरा, और ये मिसरा जो है ये गजल में ही आता है। तो मिसरा क्या होता है इसको समझते हैं। मिसरा का माने दरवाजे का एक पट है। मान लीजिए ये कोई दरवाजा है और इसका दो पट है, तो इसका कोई सा भी एक पट, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई सा भी एक पट, इसको हम क्या बोलेंगे? मिसरा बोलेंगे। जैसे जो शेर होता है वो दो लाइन से, दो मिसरे से मिलकर बना होता है, चाहे इसका कोई सा भी एक लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे? मिसरा बोलेंगे। चाहे ये पहली लाइन मान लीजिए चाहे दूसरी लाइन, यानी एक लाइन को आसान लफ्जों में आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी एक लाइन को जो हम मिसरा बोलते हैं, जो कि क्या होता है, जो शेर होता है या फिर नज़्म में भी होता है, तो ये मिसरा एक लाइन जो होता है इसको हम मिसरा बोलते हैं। इसके बाद आता है रदीफ। रदीफ क्या होता है इसको जानते हैं, ये भी हमारे गजल में ही आता है। तो रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज का वो मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए, यानी वो बार बार आए, उसको हम रदीफ कहते हैं। इसके बाद फिर अगला है काफिया, ये भी गजल में ही आता है। तो काफिया क्या है? उन हुरूफ व हरकत के मजमुए को कहते हैं जो हम आवाज होते हैं मगर अल्फाज बदले होते हैं। और इसकी एक और खूबी होती है कि काफिया रदीफ से पहले आता है, जो आखिर में आता है, बार बार आता है, दोहराया जाता है, वो तो रदीफ होता है, लेकिन रदीफ से पहले जो आता है उसको हम काफिया बोलते हैं। और ये हम आवाज होते हैं, मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, लेकिन जो होते हैं अलग अल्फाज होते हैं, ये नहीं सेम एक जैसा। रदीफ तो एक जैसा होता है, लेकिन काफिया अलग अलग आवाज होते हैं। इसके बाद फिर आता है गजल का पहला शेर, इसको क्या बोलते हैं? तो गजल का पहला शेर जो होता है जिसके दोनों मिसरे यानी दोनों लाइन हम काफिया और हम रदीफ हो, यानी उसमें रदीफ भी हो और काफिया भी हो, दोनों चीजें पाई गई हो, और वो गजल का पहला शेर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मतला बोलते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। इसके बाद फिर आता है गजल का आखिरी शेर, इसको क्या बोलते हैं? तो जिसमें शायर अपना तखल्लुस, तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर का वो छोटा नाम जिसे वो अपने शेर में इस्तेमाल करता है, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। जैसे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, इनका पूरा नाम है लेकिन इनका तखल्लुस क्या है? गालिब है। तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और वो गजल का आखिरी शेर होता है, तो उसको हम मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्ता। तो मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है? आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। इसके बाद फिर आता है मतला और मक्ता। चूंकि देखिए गजल जो होता है, गजल में कम से कम 5 अशआर होने चाहिए। कितने? 5 अशआर। 5 अशआर से मुराद क्या है कि उसमें 5 शेर यानी कि 10 मिसरे होने चाहिए, तभी तो हमारा 5 शेर बनेगा जाकर। तो ये मान लीजिए 10 लाइन हो गई, नहीं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 लाइन हो गई। तो ये कितना हुआ? ये मान लीजिए ये गजल है, क्योंकि गजल में कम से कम 5 अशार तो होना चाहिए। ज्यादा की कोई कैद नहीं होती, लेकिन कम से कम 5 अशार होने चाहिए। और इसका जो पहला ये शेर हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो हमारा हो गया मतला। और ये आखिर का जो शेर है इसको हम क्या बोलेंगे? मक्ता। तो ये हुआ मतला और ये हुआ मक्ता। इसके अलावा जितने भी ये शेर आएंगे इनको हम फर्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्द बोलेंगे। इसके बाद फिर आता है कि गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल, शाह बैत या फिर हासिले गजल कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक शेर भी यहाँ पर लिख दिया है जिससे आपको मैं सारी चीजें समझा पाऊं। तो एक शेर है, अल्लामा इकबाल का ये शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये जो आखिर में और भी हैं, यहाँ फिर से आया है और भी हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रदीफ कहेंगे। और फिर इससे पहले, रदीफ से पहले जो यहाँ पर आया है जहां और इम्तिहान, तो ये क्या है? ये हम आवाज हैं। इसके अल्फाज तो बदले हुए हैं लेकिन आवाज मिलते जुलते हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? इसको हम काफिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काफिया। तो रदीफ और काफिया ये हुआ, और ये गजल का पहला
शेर है और इसमें ये रदीफ भी है और काफिया भी है, दोनों चीजें हैं, और ये गजल का पहला शेर भी है अल्लामा इकबाल का। तो हम इस शेर को मतला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतला बोलेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको समझा पाई, आई होप। के बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि आहों ने मेरी खुरमने हस्ती जला दिया, क्या मुंह दिखाऊंगा तेरी बरक़े नजर को मैं। जरूरी हवालों के साथ इस शेर की तशरीह कीजिए। तो यहाँ पर इस शेर के आखिर में अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा? को मैं। तो इससे आपको हवाला बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। को मैं से हमने क्या याद किया है कि इस शेर को लिखने वाले कौन है? असगर गोंडवी हैं। तो ये इससे हमारा हवाला आसानी से बन जाएगा। तो हमको अब क्या करना है? तशरीह बतानी है और हवाला भी बताना है। तो हम दोनों चीजें लिखेंगे। तो आप सबसे पहले जवाब नंबर डालिएगा, उसके बाद शुरुआत के अल्फाज और आखिर के अल्फाज लिखिएगा, जैसे कि आहों ने मेरी ... नजर को मैं। उसके बाद हवाला हेडिंग डालिए और हवाला में लिखिए कि ये शेर हमारी उर्दू की नई किताब से अखज किया गया है, यानी लिया गया है। और ये उर्दू की नई किताब जो है ये यूपी बोर्ड क्लास 10 यानी 10वीं जमात में यही बुक चलती है, जिसका नाम है उर्दू की नई किताब। इसके बाद आगे लिखिए कि जिसके शायर या फिर जिसके तख्लीक कौन है? असगर गोंडवी हैं। उसके बाद तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि असगर कहते हैं कि मेरी आहों ने मेरे आशियाने को जलाकर राख कर दिया। आशियाना यानी कि घर की बात हो रही है। अब सोचता हूं कि किस तरह तेरे सामने आऊं, किस तरह तेरी बर्क जैसी निगाहों का सामना करूं। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर ता। इसमें पूछा गया है कि जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में होती हैं? तहरीर कीजिए। तो आप जवाब डालिए और जवाब में लिखिए कि जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में होती हैं जो मुंदरजा झेल हैं, यानी जो निम्नलिखित हैं। हिंदी में हम इसको निम्नलिखित बोलते हैं, लेकिन उर्दू में मुंदरजा झेल कहते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा फेल माजी। क्या आता है? फेल माजी वो फेल है जिससे किसी काम का गुजरे हुए जमाने में होना पाया जाए, जैसे गया, आया, रोया वगैरह। इसके बाद दूसरा है फेले हाल। फेले हाल को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टाइम में जो चीजें हो रही हैं उसको। वो फेल है जिससे ये मालूम हो कि कोई काम मौजूदा जमाने में होता है या फिर हो रहा है, जैसे लाता है, रोता है, खरीदता है वगैरह। इसके बाद तीसरा है फेले मुस्तकबिल। फेले मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है। इसके अंदर लिखिएगा कि वो फेल है जिससे ये मालूम हो कि कोई काम आइंदा जमाने में होगा, यानी आने वाले दिन में होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लाएगा, उठेगा, खरीदेगा। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये 3 होते हैं फेल, ये जमाने के लिहाज से होता है। फेल माजी यानी कि पास्ट की बात हो रही है, फेल हाल यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, फेल मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। इसके बाद फिर आता है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल मुहावरों, ज़रबुल इम्साल, मुहावरों या फिर ज़रबुल इम्साल, ये एक नहीं होता है। यहाँ पर ये नहीं लगाइए, बल्कि और या फिर मुहावरा या, और नहीं बल्कि या लगाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कि मुंदरजा झेल मुहावरों या फिर ज़रबुल इम्साल में से 5 के माने बताते हुए अपने बनाए जुमले में इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए भी आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन ये सॉल्व किया, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, ये 5 नंबरों के लिए थे और 4 क्वेश्चन है। चूंकि ये चौथा क्वेश्चन है, ये आखिरी है, तो जब आप इन चारों को कर लेंगे तो आपके इस तरह टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? तो टोटल 20 नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से हो जाएंगे। इसमें पहला है कि चिराग तले अंधेरा, दूसरा है कोयले की दलाली में हाथ काला, तीसरा है हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, चौथा है ये मुंह और मसूर की दाल, पांचवा है 9 2 11 होना। अच्छा, ज़रबुल मिस्ल और मुहावरा में डिफरेंस क्या है इसको भी समझते हैं। मुहावरा ये एक ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं, जुमला देखकर पहचान सकते हैं। मुहावरा वो होता है जिस जुमला के आखिर में हमको नू अलिफ जबरना नजर आए,
तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा मुहावरा है। लेकिन ये यहाँ पर अगर आप पहला देखेंगे अंधेरा, यहाँ पर रे अलिफ जबर रा आया है। दूसरा है काला, लाम अलिफ जबर ला आया है, इसमें नू अलिफ जबर ना नहीं है। तो ये हमारा मुहावरा नहीं है, बल्कि इसको हम ज़रबुल मिस्ल बोलते हैं। यानी ये क्या होता है, ये कहावत होता है। कहावत को ही ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। और ज़रबुल इमसाल यानी जैसे मुहावरा और मुहावरों, यानी बहुत सारे हैं तो मुहावरों और एक है तो मुहावरा, इसी तरह ज़रबुल मिस्ल यानी एक कहावत है और कहावतों यानी बहुत सारे हैं तो ज़रबुल इमसाल होता है। तो यहाँ पर 4 आपके क्या हैं, ज़रबुल इमसाल हैं, और एक यहाँ पर पांचवा जो है वो 9 2 11 होना, यहाँ पर लास्ट में नू अलिफ जबर ना आया है, तो हम कहेंगे कि सिर्फ हमारा पांचवा ही मुहावरा है। इसके अलावा चारों क्या हैं, ज़रबुल इमसाल हैं। तो आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाइए। कॉलम पहला जो होगा उसमें लिखिए ज़रबुल मिस्ल, दूसरा होगा माने, तीसरा होगा जुमलों में इस्तेमाल। उसके बाद आप पहला जो मुहावरा नहीं बल्कि ये ज़रबुल मिस्ल है तो इसको लिखिएगा कि चिराग तले अंधेरा, और इसके माने होगा कि करीब वालों की खबर ना लेना। इसका इस्तेमाल होगा कि उस्ताद की औलाद होने पर इंसान तालीम हासिल ना करे, यानी वो अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, तो उसे चिराग तले अंधेरा ही कहेंगे। इसके बाद दूसरा है कोयले की दलाली में हाथ काला। इसके माने होगा बुरे काम का बुरा नतीजा, और इसका इस्तेमाल होगा कि उसने अफीम के कारोबार में बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके साथ ही उसे काफी बदनामी भी हुई, यानी सच है कोयले की दलाली में हाथ काला। इसके बाद तीसरा है हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं। इसका माने होगा सरपरस्त पर ही रोब जमाना। इसका इस्तेमाल होगा कि मेरी सिफारिश पर नौकरी पाने वाला शख्स अब मुझे ही आंखें दिखाता है, हमारी बिल्ली हमें से म्याऊं। इसके बाद चौथा है ये मुंह और मसूर की दाल। इसका माने होगा काबिलियत से ज्यादा पाने की ख्वाहिश करना। इसका इस्तेमाल होगा कि जैद ने बात ही बात में कहा था कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, तो उसके दोस्तों ने कहा कि ये मुंह और मसूर की दाल। इसके बाद पांचवा, ये आखिर का है, इसको मैं ऊपर करूं, अब आप देख पा रहे होंगे, पांचवा है 9 2 11 होना। तो इसके माने होगा भाग जाना, और इसका इस्तेमाल होगा कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, यानी चोर भाग गए। इसके बाद फिर आता है हमारा तीसरा, ये सा नहीं बल्कि ये तीसरा होना चाहिए। तीसरा सवाल है, इसमें हिदायत दी गई है कि मुंदरजा झेल सवालों की तफसीली जवाब लिखिए। तफसीली जवाब से मुराद क्या है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, यानी इसको ज्यादा लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर नंबर भी बताए गए हैं। ये 6 नंबर ये पहले क्वेश्चन के लिए बताए गए हैं, और यहाँ पर भी आपके 4 क्वेश्चन ही होंगे। एक क्वेश्चन का जब आप जवाब लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। इस तरह टोटल आपके इस हिस्से से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से आपको 24 नंबर मिलेंगे। तो सवाल नंबर पहला यहाँ पर है कि मुंदरजा झेल में से किसी एक की तशरीह जरूरी हवालों के साथ कीजिए। तो आपको हवाला बताना है और इसकी तशरीह भी करना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो इसमें पूछा गया है, ये एक नज्म है, इसमें भी आप वही करिएगा जो अभी तक हम करते आए हैं कि शुरुआत के अल्फाज लिखेंगे और आखिर के अल्फाज लिखेंगे। उसके बाद जो हमसे पूछा गया है उसको हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा अब्र, ये गर नहीं बल्कि अब्र होगा, अब्र से लिखिए अब्र ढालों का डॉट 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 में बरसते देखा। उसके बाद हवाला डालिए और हवाला में लिखिए कि ये मरसिया। अब मरसिया भी नज्म का ही हिस्सा होता है, ये आप याद रखिए। अभी मैंने नज्म कहा तो आप कंफ्यूज नहीं हुए कि मैम ने तो नज्म कहा लेकिन ये तो मरसिया है। तो मरसिया अपनी अलग खुसूसियात की वजह से मरसिया कहलाती है, कसीदा कहलाते हैं, लेकिन ये सब होते किस में, आते किस में हैं, तो ये नज्म के ही हिस्सा होते हैं। तो ये मरसिया हमारी उर्दू की नई किताब से लिया गया है, जिसके तख्लीक यानी जिसके शायर जो हैं उनका नाम है मीर बब्बर अली अनीस। क्या नाम है? मीर बब्बर अली, ये बे होगा, मीर बब्बर अली अनीस। इसमें उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार के जौहर यक्ता को पेश किया है। उसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि अनीस कहते हैं। ये अनीस जो है ये इनका तखल्लुस है, किसका? मीर बब्बर अली अनीस का। तो आप लिखिएगा कि अनीस कहते हैं कि जंग शुरू हो गई है, ढालों के बादल उमड़ रहे हैं और
तलवारें बिजली की तरह चमक रही हैं। कभी वो नीचे की तरफ जाती हैं तो कभी ऊपर की जानिब, यानी ऊपर की तरफ कभी जाती हैं। जिस तरफ भी तलवार चली उसने दुश्मनों को नागिन की तरह डसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मनों के सर बारिश के मानिंद टपकने लगे। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल उन्वानात में से, उन्वानात ये उन्वान की जमा है, उन्वान कहते हैं टॉपिक को। तो कई सारे उन्वान जब होते हैं तब हमारा उन्वानात हो जाता है। तो मुंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखें। मजमून जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्से, और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, निबंध। तो इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसमें पहला टॉपिक जो है उसका नाम है ताजमहल, दूसरा है बरसात का मौसम, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है इलेक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने जितने मॉडल पेपर किए हैं उनमें ताजमहल के बारे में जाना, फिर बरसात के मौसम में जाना, और आज हमारा ये तीसरा मॉडल पेपर है तो इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर। इस पर मजमून हमें कैसे लिखना है। तो आप हेडिंग डालिएगा कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर पे मजमून, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अंदर लिखिए कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीनी दिमाग है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ज़ाब्तों को एक ही प्रोग्राम के तहत पहले ही इसमें डाल दिया जाता है। इसकी बुनियाद पर कंप्यूटर मुख्तसर से वक्त में, यानी बहुत कम वक्त में शुमार करके हकायक को पेश कर देता है। जिस मसले को हल करने के लिए इंसान को कई दिन लग जाते हैं, उसी काम को कंप्यूटर मिनटों में या फिर सेकंडों में हल कर देता है। कंप्यूटर का मरकजी दिमाग अपने सारे काम 2 हिस्सों या इशारों के हिसाबी जबान में करता है। अल्फाज को भी इशारों की इस मशीनी जबान में बदला जा सकता है। इस तरह अब अल्फाज या असबाक को, यहाँ तक कि किताबों और फाइलों को भी कंप्यूटर के याददाश्त के जखीरे में महफूज रखा जा सकता है, और इस महफूज किए गए मवाद को, यानी कंटेंट को, कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक छपाया जा सकता है। इसके बाद आगे लिखिएगा कि एक सवाल पैदा होता है कि कंप्यूटर और इंसानी दिमाग में से कौन बेहतर है, यानी कौन ज्यादा अच्छा है। तो ये हकीकत है कि कंप्यूटर को इंसानी दिमाग ने बनाया। किसने बनाया? एक इंसान ने बनाया, इंसानी दिमाग ने बनाया, और इंसानी दिमाग को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। लिहाजा कंप्यूटर इंसानी अकल से बढ़कर हरगिज नहीं हो सकता। वो इंसानी जज्बात व एहसासात से परे महज एक मशीन है, और ये मशीन सिर्फ वही काम कर सकती है जिसके लिए उसे हिदायत दी गई हो। वो कोई भी फैसला खुद से नहीं ले सकता और ना कोई नई बात सोच सकता है। जो चीजें उसमें सेव होंगी वही चीजें वो कर सकता है। हिंदुस्तान में जिस तेजी से कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है उसे देखकर महसूस होता है कि अब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर के हवाले करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर 19वीं सदी के शुरुआती दौर में बनाया गया था। इसको बनाने वाला एक अंग्रेज जिसका नाम चार्ल्स बावेज था। इसके बाद फिर सवाल नंबर ता है कि मुंदरजा झेल गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा अपनी जबान में लिखिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और ये गैर दरसी से क्या मुराद है इसको भी समझते हैं। गैर दरसी कहते हैं जो आपके बुक, आपके सिलेबस का हिस्सा ना हो, बल्कि वो कहीं अलग से ही दिए गई हो चीजें और आपसे कहा गया हो कि उसका खुलासा कीजिए, यानी उसको और आसान लफ्जों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह करेंगे, जवाब नंबर डालेंगे और शुरुआत के अल्फाज और आखिर के अल्फाज लिखेंगे। कैसे? ऐसे कि इसमें कोई शक नहीं, डॉट 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 दुख दर्द हैं। उसके बाद आप खुलासा हेडिंग डालिए और खुलासा में लिखिए कि ये बात हर किस्म के शक व सुबह से पाक हो चुकी है कि उर्दू की नई शायरी की तारीख में नज़ीर अकबराबादी को जो गैर मामूली अहमियत और शोहरत हासिल हुई है, उसका तमाम दारोमदार उनकी मखसूस किस्म की नज्म निगारी पर है। ये बात तो अब पूरी तरह साबित और जाहिर हो चुकी है कि नज़ीर अकबराबादी ने इंसानी ज़िंदगी से मुतालिक ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत पर मुतअद्दिद नज़में लिखी हैं
जिनके सबब उर्दू शायरी के मैदान में मजीद वसअत पैदा हो गई है और इसके बदौलत उर्दू की नज़्म निगारी की रिवायत के इस्तेहकाम में बड़ी मदद मिली। अगर मौज़ूआत के लिहाज से देखा जाए तो नज़ीर अकबराबादी की नज़मों का केवस बहुत फैला हुआ है। इसमें नज़ीर के सिर्फ ज़ाती दुख दर्द नहीं बल्कि अवाम से ताल्लुक़ रखने वाले दुख दर्द पाए जाते हैं। इसके बाद फिर अगला सवाल नंबर 7 यानी कि चौथा सवाल है और ये लास्ट सवाल है कि मुंदरजा झेल अदीबों या शायरों में से किसी एक के हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात पर तफसील से रोशनी डालिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो इसमें पहला नाम क्या है? मिर्ज़ा हादी रसूआ का। दूसरा नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी का। ये दो कौन है? अदीब हैं यानी लेखक हैं, नस्र निगार हैं। ये कौन है? नस्र निगार हैं। और दो नाम ये क्या है? अल्लामा इकबाल और हसरत मोहानी। ये दो नाम हैं शायर का। तो एग्जाम में आपसे 2 शायर और 2 अदीब के नाम पूछे जाएंगे और आपको बोला क्या जाएगा कि किसी एक की हालात जिंदगी या फिर स्वान हयात लिखिए। तो अभी तक जो मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें मिर्ज़ा हादी रसूआ के बारे में पढ़ा, रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल के बारे में। तो आप हेडिंग डालिएगा अल्लामा इकबाल या फिर अल्लामा इकबाल की हालात जिंदगी। इसमें लिखिए कि सर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट जो कि पंजाब में है पैदा हुए। उन्होंने मौलवी सैयद मीर हसन से बुनियादी तालीम हासिल की और आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले गए, जहां से उन्होंने BA और MA के इम्तिहानात नुमाया कामयाबी के साथ पास किए। जो कि बचपन से ही शायरी का शौक था, इसलिए इब्तदाई तालीम के ज़माने में ही शेर कहने लगे। उस ज़माने में हिंदुस्तान में दाग देहलवी की शायरी का जोर था। तो इनके उस्ताद कौन है? मौलवी सैयद मीर हसन हुए और दाग देहलवी ये भी अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे और दाग देहलवी से इन्होंने डाक के जरिए इस्लाह ली थी। 1905 ईस्वी में मजीद तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चले गए। वहां उन्होंने फलसफा और फारसी अदब का बारीकी से मुताला किया। तालीम के सिलसिले में वो जर्मनी भी गए। तो ये कई देशों में पढ़े हुए हैं। कौन? अल्लामा इकबाल। आगे लिखिए कि इसके बाद लंदन वापस आकर बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। 1908 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस चले आए। इसके बाद बैरिस्ट्री शुरू कर दी। इकबाल के आलमगीर मकबूलियत और इल्मी मशागिल से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया यानी ब्रिटेन सरकार ने उन्हें सर का खिताब अता किया। अच्छा, ये जो खिताब इनको मिला था सर का, तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। क्यों मना किया? इन्होंने कहा कि जो मेरे इब्तिदाई तालीम यानी बुनियादी तालीम जिनसे इन्होंने हासिल की थी सैयद मीर हसन, तो पहले इनके उस्ताद उन उस्ताद को पहले शमशुल उलमा का खिताब दिया जाए, उसके बाद ही मैं इस सर का खिताब लूंगा। तो हुकूमत बरतानिया यानी ब्रिटेन सरकार ने ऐसा ही किया। इनके उस्ताद को बुलाया सैयद मीर हसन को और उनको शमशुल उलमा का खिताब दिया। उसके बाद ही अल्लामा इकबाल ने इस सर का खिताब लिया। इसके अलावा भी उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया यानी बहुत सारे अवार्ड उनको दिए गए। अल्लामा इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर पंजाब में हुआ। इसके बाद फिर आप अदबी खिदमात हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। बच्चों की नज़मों में कौमी तराना और बच्चे की दुआ खुसूसियत से मकबूल हुई। बच्चों की दुआ जो बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई भी जाते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो इस दुआ को किसने लिखा है? इसको लिखने वाले अल्लामा इकबाल हैं। कौमी तराना जो हम सब पढ़ते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, तो इसको भी लिखने वाले अल्लामा इकबाल हैं। इनकी शायरी के मुताले से पता चलता है कि शुरू से आखिर तक इनकी शायरी बराबर तरक्की करती रही। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं जो मुंदरजा झेल है। नंबर 1 पर आता है बांगे दरा, दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा है ज़रबे कलीम और चौथा है इर्मिगाने हिजाज। तो ये अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि क्लास 10 यानी कि 10वीं जमात जो हाई स्कूल वाले हैं उनका मॉडल पेपर कैसा होगा। ये मॉडल पेपर है कि पेपर यहीं से आएगा। अगर आप जो 5 मॉडल पेपर में कराने वाली हूँ सबको देखेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और आज हमारा जो ये मॉडल पेपर था ये तीसरा था। तो अगर आपने इससे पहले 2 मॉडल पेपर जो मैंने और कराया था वो नहीं देखा हो तो वो जरूर देखिएगा। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।